नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल की तरफ से आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के लिए क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें हमने माइक्रो और मैक्रो 2 यूनिट को कवर कर लिया है। आज हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पहली क्लास होगी और ये हमारी क्रैश कोर्स की छठी क्लास है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ हम करते हैं अपने क्लास की शुरुआत। साथियों, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ के बारे में। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में। थ्योरी के बारे में यानी कि संतुलित और असंतुलित विकास सिद्धांत के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलित विकास के बारे में। तो साथियों, संतुलित विकास का मतलब होता है कि जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र: कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र होते हैं। अगर इन तीनों में जो हमारी निवेश करने की क्षमता है, निवेश अगर हम इन तीनों क्षेत्रों में बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तब तो ये आपका संतुलित विकास कहलाएगा। ठीक है साथियों, यानी इनमें जो ग्रोथ होगा वो संतुलित रूप से इनका ग्रोथ होगा। संतुलित रूप से इनका ग्रोथ होगा। और ये जो संतुलित विकास की जो बात कही है, इसमें हमारे कुछ अर्थशास्त्री शामिल होते हैं, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अर्थशास्त्री संतुलित विकास से संबंधित रखते हैं। तो उनमें रोडान, लेविस, नर्कसे आदि अर्थशास्त्री इसमें शामिल हैं। तो साथियों, जैसे कि रोडान ने बिग पुश थ्योरी दी थी। बिग पुश थ्योरी यानी बड़े धक्के का सिद्धांत। और लेविस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इनकी एक किताब जो है 1955 में आई थी। तो साथियों, इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने संतुलित विकास की बात कही थी। आगे हम बात करेंगे असंतुलित विकास के बारे में। असंतुलित विकास के बारे में असंतुलित विकास के बारे में
अनबैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि अनबैलेंस ग्रोथ की बात किसने की थी, या इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो साथियों इसका प्रतिपादन जो किया था वो हर्ट्जमैन ने किया था। किसने किया था? हर्ट्जमैन ने। और हर्ट्जमैन की एक बुक आई थी, द स्ट्रेटजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये आई थी साथियों 1858 में। इस पुस्तक में हर्ट्जमैन ने कहा था कि अगर हम कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो निवेश किया जाता है उसको हम बराबर बराबर नहीं करेंगे। मतलब कृषि में कम करेंगे, उद्योग में ज़्यादा करेंगे, या सेवा क्षेत्र में कम। मतलब इनमें जो निवेश की दर होगी ना, जो निवेश किया जाएगा, जो पैसा निवेश किया जाएगा, वो बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। इस तरह की बात असंतुलित विकास थ्योरी में की जाती है। और हमारे जो असंतुलित विकास अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि संतुलित विकास अर्थशास्त्री का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से असंतुलित विकास अर्थशास्त्री का भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज, असंतुलित विकास आपको क्या होता है ये याद रखना है कि कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो निवेश होता है वो बराबर बराबर नहीं होता है, यानी कि अनइक्वल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको असंतुलित विकास के जो अर्थशास्त्री हैं उसको मानते हैं, उनका नाम बता देता हूँ। उसमें सिंगर, मार्क्स फ्लेमिंग, रोस्टो और हर्ट्जमैन साहब मैंने आपको बताई दिए, और एक पी स्ट्रीटन। ये हमारे कैसे अर्थशास्त्री हैं जो असंतुलित विकास थ्योरी का समर्थन करती है। ठीक है, आगे हम इसी कड़ी में बात करेंगे अब ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थ्योरी का। ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थ्योरी का, यानी कि द्वैतवाद विकास सिद्धांत। द्वैतवाद विकास सिद्धांत। साथियों इसमें नंबर 1 सामाजिक द्वैतवाद। सामाजिक द्वैतवाद यानी कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल ड्युअलिज्म। ठीक है, इसको प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, वो जाता है J.H. बोयके को। J.H. बोयके। ठीक है साथियों, J.H. बोयके ने सामाजिक द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और बताया था कि समाज में दो तरह के जो समाज है हमारा, वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक तो पारंपरिक समाज, यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल
सोसाइटी। और नंबर 2 हमारी होती है आधुनिक समाज। आधुनिक समाज यानी कि मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी। तो साथियों, जे.एच. बोयके ने इन दोनों की बात कही थी। आगे हम बात करेंगे नंबर 2, तकनीकी द्वैतवाद की। तकनीकी द्वैतवाद या प्रौद्योगिकी द्वैतवाद। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म जो दिया था वो दिया था बेंजामिन हिंगिस ने। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तकनीकी द्वैतवाद में इन्होंने बताया था कि नंबर 1 तो होता है हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ट्रेडिशन का मतलब क्लासिकल यानी कि पुराना, पारंपरिक जो सेक्टर है उसको बोलते हैं। इसमें क्या आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। और नंबर 2 आता है हमारा मॉडर्न सेक्टर। इसमें आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर क्या करता है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ कृषि होती है ना, वहाँ टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत बाद में पहुँचती है। पहले जो टेक्नोलॉजी होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है, नई टेक्नोलॉजी जो होती है, वो इंडस्ट्री एरिया में सबसे पहले पहुँचती है। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जाती है। इसमें हम मॉडर्न यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉडर्न यानी कि आधुनिक सेक्टर, और ये हो गया हमारा पारंपरिक सेक्टर। इसमें कृषि सेक्टर आता है और इसमें इंडस्ट्री यानी औद्योगिक, और ये कृषि। ठीक है, कृषि सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर, इसको दिया था बेंजामिन हिंगिस ने। ठीक है। आगे हम बात करेंगे फाइनेंशियल डुअलिज्म का। नंबर 3, फाइनेंशियल डुअलिज्म यानी कि वित्तीय द्वैतवाद। इसका प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है एच मिंट को। एच मिंट का पूरा नाम है हले मिंट। ठीक है साथियों, एच मिंट ने इसका प्रतिपादन किया था और इन्होंने बताया था कि जब हम लोन लेने जाते हैं ना, क्या लेने जाते हैं, लोन या ऋण लेने जाते हैं, तो हमें वहां ऋण लेने के 2 स्रोत होते हैं।
यानी कि दो सेक्टर होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब साथियों जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इसमें हमारे जो बैंक हैं, बैंक हो गई, केंद्रीय बैंक हो गई, औद्योगिक वित्त निगम हो गई, सहकारी समितियां हो गई, विदेशी बैंक हो गए, कृषि वित्त निगम हो गए, बीमा कंपनियां हो गई जैसे कि LIC, GIC, और विकास बैंक हो गए जैसे कि IDBI, SIDBI। ये हमारी किस में आती हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो इसमें हमारे साहूकार हो गए, महाजन हो गए, और स्वदेशी बैंकर हो गए, और जमींदार हो गए, और निधि और चिट फंड भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। तो ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे जॉन रॉबिन्सन के मॉडल के बारे में। जॉन रॉबिन्सन मॉडल के बारे में। जॉन रॉबिन्सन मॉडल। साथियों यहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, राष्ट्र की कुल आय, राष्ट्र की कुल आय, और राष्ट्र की कुल आय में इन्होंने बताया था कि वाई बराबर WN प्लस PK। ये इन्होंने राष्ट्र की कुल आय का फॉर्मूला दिया था, जहां वाई आपकी जो है वो राष्ट्र की कुल आय है, W वेज रेट है हमारा, वेज रेट यानी मजदूरी दर, मजदूरी दर, और N हमारा जो है वो नंबर ऑफ वर्कर है, वर्कर यानी मजदूरों की संख्या, वर्कर्स, मजदूरों की संख्या, और P हमारा जो है वो प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट रेट, लाभ की दर, लाभ दर, और हमारा K जो है कैपिटल है यानी कि पूंजी। तो ये फॉर्मूला इन्हें दिया था, इसको आप याद रखें। और इन्होंने बताया था कि समाज में केवल दो व्यक्ति पाए जाते हैं, एक तो उद्यमी और दूसरा श्रमिक यानी कि मजदूर, उद्यमी और श्रमिक। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कि उद्यमी क्या करता है और श्रमिक क्या करता है, जॉन रॉबिन्सन के अनुसार। तो जो उद्यमी होता है एक तरफ श्रमिक, तो उद्यमी क्या करता है, इसको लाभ प्राप्त होता है, इसको क्या प्राप्त होता है, लाभ। इसको क्या प्राप्त होता है, लाभ। वहीं इसको मजदूरी प्राप्त होती है, मजदूरी प्राप्त होती है। ये उपभोग नहीं करता है, उद्यमी जो होता है ये उपभोग नहीं करता है, नहीं करता है। वही जो श्रमिक होता है ये बचत नहीं करता है, बचत नहीं करता है। ठीक है,
ये अपनी सारी आय, ये अपनी सारी आय को निवेश में लगा देता है, निवेश में लगा देता। वही श्रमिक जो है ये सारी इस सारी आय को बचत पर उपभोग पर लगा देता है, उपभोग पर लगा देता है या खर्च कर देता है। ठीक है साथियों, यानी कि उद्यमी को क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रमिक को क्या प्राप्त हो रहा है? मजदूरी प्राप्त हो रही है। उद्यमी उपभोग नहीं करता है, श्रमिक बचत नहीं करता है। उद्यमी अपनी सारी आय कहाँ खर्च कर रहा है? निवेश पर खर्च कर रहा है। वही श्रमिक अपनी सारी आय कहाँ खर्च कर रहा है? उपभोग पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक उद्यमी और श्रमिक, और इनकी यही कंडीशन होती है। आगे हम बात करेंगे मॉडल की मान्यता के बारे में, मान्यताओं के बारे में कुछ बात करते हैं कि जॉन रॉबिन्सन की मॉडल की जो मान्यता है वो क्या कहती है। साथियों, डायरेक्टली क्वेश्चन मान्यताओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी ग्रोथ डेवलपमेंट में मॉडल हैं वहाँ से उनकी जो मान्यताएं हैं वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के हिसाब से वो सारे मॉडल हैं करा दूंगा। तो इसकी मान्यताएं हैं, नंबर 1 हस्तक्षेप नीति है। हस्तक्षेप नीति पाई जाती है अर्थव्यवस्था में। कैसी नीति पाई जाती है? हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप नीति में आपको पहले भी बता चुका हूं। यानी इस नीति में क्या होता है, इस नीति में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी सरकार किसी भी प्रोडक्शन में इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये कैसी नीति कहलाती है? हस्तक्षेप नीति। जैसे कि ये क्लासिकल लोग मानते थे, लेसिज फेयर, लेसिज फेयर, लेसिज फेयर पॉलिसी। मैंने आपको क्लासिकल बीएस केंसियन में ही पढ़ाया था। नंबर 2 बंद अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। रॉबिन्सन मॉडल में कैसी अर्थव्यवस्था होती है? बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। यानी कि दो देशों के बीच या फिर और ज्यादा देशों के बीच व्यापार नहीं होता। यानी जो हमारा देश है उसको उसका व्यापार किसी देश के साथ नहीं होगा, बंद इकोनॉमी होगी। नंबर 3 तकनीकी जो है ना वो स्थिर होगी, तकनीकी स्थिर होगी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है कैसी होगी? स्टैटिक, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, और नंबर 4 रॉबिन्सन के मॉडल में श्रम की कोई कमी नहीं होती है। यानी कि शॉर्टेज होती नहीं है लेबर की, यहाँ लेबर खूब होती है। ठीक है, श्रम की कमी नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह जो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कौन कौन से? उद्यमी और मजदूर, मजदूर या श्रम। ठीक है, या मजदूर श्रम होंगे या फिर उद्यमी होंगे, दो ही लोग समाज में पाए जाते हैं। वही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो उद्यमी है ये नो कंजप्शन,
ये कंजप्शन नहीं करता है, वहीं ये नो सरप्लस, ये कोई बचत नहीं करता है, बल्कि ये अपनी सारी आय कहाँ लगाता है? कंजम्पशन पर, कंजम्पशन पर। और उद्यमी अपनी सारी आय कहाँ लगाता है? इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि निवेश पर। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जॉन रॉबिन्सन ने बताया था और उसके लिए जॉन रॉबिन्सन जानी जाती है, वो है साथियों स्वर्ण युग। स्वर्ण युग, गोल्डन एज। गोल्डन एज, इसका जो फॉर्मूला होता है बड़ा ही फेमस है, और वही फॉर्मूला आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। डेल एन अपॉन एन बराबर डेल के अपॉन के। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, अब है प्रतीकों का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेल एन बराबर जनसंख्या की वृद्धि दर में परिवर्तन, जनसंख्या की वृद्धि दर में परिवर्तन। ठीक है, और एन हमारी जो है वो जनसंख्या है, जनसंख्या। ठीक है, डेल के पूंजी की वृद्धि दर में परिवर्तन, पूंजी की वृद्धि दर में परिवर्तन, और के हमारा क्या है? पूंजी है। ठीक है, अब साथियों जो हमारा गोल्डन एज है इसमें दो केस बनते हैं। ठीक है, उन दो केस के बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल आप ये याद रखना कि जब ये दोनों बराबर होते हैं, डेल एन अपन एन और डेल के अपन के एन, डेल के अपन के, तब ये हमारा स्वर्णयुग कहलाता है। आगे बात करते हैं हम, तो पहले फर्स्ट केस की बात करेंगे, फर्स्ट केस की बात करेंगे। ठीक है, कि अगर डेल एन अपॉन एन लेस देन डेल के अपन के, अगर ये वाली स्थिति अर्थव्यवस्था में हो जाए, यानी कि जनसंख्या की दर तो ज्यादा हो, यानी जनसंख्या ज्यादा है और पूंजी क्या है हमारी? कम है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो ये वाली स्थिति क्या होगी? ये डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगी। और जब असंतुलन होगा, असंतुलन होगा, तब क्या होगा? असंतुलन की स्थिति में जो हमारी गोल्डन एज की धारणा है, गोल्डन एज की धारणा, ये क्या होगी? विफल हो जाएगी। अब इसे फिर से गोल्डन एज पर लाने के लिए, या हम कहें संतुलन में लाने के लिए क्या करना होगा? तो इस समय क्या करेंगे कि जब पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है, तब क्या करेंगे? हम वेज रेट को घटा देंगे, वेज रेट को क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब वेज रेट को घटा देंगे तो उद्यमी का प्रॉफिट क्या होगा? देन उद्यमी का जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। और जब उद्यमी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जो जनसंख्या अधिक है, यानी जो बेरोजगार वाली जनसंख्या है ना, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो जो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से क्या करेगा? उद्यमी निवेश करेगा, इसको क्या करेगा? इन्वेस्ट कर देगा। और जो इन्वेस्ट कर देगा तो जो जनसंख्या जिसके पास रोजगार नहीं है उसको रोजगार प्राप्त हो जाएगा, उसको क्या? रोजगार प्राप्त हो जाएगा, यानी वो अब एम्प्लॉय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट इसका बढ़ा, वो प्रॉफिट उद्यमी ने कहाँ लगा दिया? अपने व्यापार में लगा दिया। और जब व्यापार में लगा दिया या जो कोई प्रोडक्शन है उसमें लगा दिया, तो क्या होगा? उससे वह नई मशीनें खरीदेगा और अपने प्लांट का आकार बढ़ाएगा। तो जब
ये सारी चीज़ें, प्लांट का आकार बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो उससे किसकी ज़रूरत होगी? श्रम की ज़रूरत होगी। और जब श्रम की ज़रूरत होगी तो जो एक्स्ट्रा श्रम था ना अर्थव्यवस्था में, वो कहाँ लग जाएगा? काम पर लग जाएगा। और काम पर लग जाएगा तो फिर से क्या होगा? फिर से हमारी गोल्डन एज की जो स्थिति है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है और जो कैपिटल की ग्रोथ रेट है वो एक दूसरे के फिर से बराबर आ जाएगी। और जब ये दोनों बराबर आ जाएंगी तो फिर से हमारा क्या होगा? फिर से हमारा संतुलन हो जाएगा और इसी फिर से गोल्डन एज की स्थिति वापस आ जाएगी। अब ये तो हो गई कि जनसंख्या ज्यादा है। आगे हम बात करेंगे अगर कैपिटल ज्यादा हो तो क्या करेंगे? डेल एन अपॉन एन ग्रेटर देन डेल के अपॉन के। ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है। इसमें क्या है, वहां हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, या हमारी कैपिटल ज्यादा है। जब कैपिटल ज्यादा होगी तो क्या होगा साथियों? जब हमारी कैपिटल ज्यादा हो जाएगी तो जो हमारा उद्यमी है, उद्यमी क्या करेगा? टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी, यानी जब कैपिटल ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उद्यमी का जो लाभ है ना, लाभ ज्यादा होगा। और लाभ ज्यादा होगा तो इस पैसे को ये कहाँ खर्च करेगा? टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगा। और जब टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगा तो टेक्नोलॉजी जब खर्च करेगा टेक्नोलॉजी पर, जो पैसा आया है अधिक वो टेक्नोलॉजी पर खर्च कर देगा। तो क्या होगा? जो लाभ की मात्रा है ना वो कम हो जाएगी। और लाभ की मात्रा कहाँ तक कम हो जाएगी? यानी लाभ की जो दर है ना बढ़ने की, जो कैपिटल की दर है बढ़ने की, वो कैपिटल की दर बढ़ने की जो है वो कहाँ किसके बराबर आ जाएगी? इसके बराबर आ जाएगी डेल एन अपॉन एन के। और जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? गोल्डन एज प्राप्त हो जाएगा। गोल्डन एज हमारी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि स्वर्ण युग हमारा फिर से वापस आ जाएगा। और फिर डेल एन अपॉन एन और डेल के अपॉन के, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि संतुलन में आ जाएंगे। संतुलन में आ जाएंगे, ठीक है साथियों। तो ये दो कंडीशन होती हैं। और ये आपको गोल्डन एज का फॉर्मूला याद रखना है, और आपको राष्ट्र की जो आय मैंने बताया था वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी की बात, यानी तकनीकी स्थिरता की बात। तो इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक तो हिग्स तटस्थता, हिग्स की तटस्थता, हिग्स की तटस्थता। और नंबर दो हेरोड की तटस्थता, हेरोड की तटस्थता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? हिग्स तटस्थता में श्रम और पूंजी, श्रम और पूंजी इन दोनों की सीमांत उत्पादकता में चेंज आता है। सीमांत उत्पादकता इसमें चेंज आता है या बढ़ती है। और हेरोड जो तटस्थता है ना, इसमें केवल श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। श्रम की ओनली, श्रम की सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो इन दोनों में यही अंतर है, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा इम्बोडीड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, BS disembodied टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है साथियों। अब इसमें क्या होता है?
यहाँ दो पार्ट करते हैं हम इसके। यहाँ से करो। इसमें क्या है, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। नई प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, इसका प्रयोग होता है। और यहाँ जो प्रौद्योगिकी पहले यूज की जा रही है, जो प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही है, प्रयोग की जा रही है, उसी का प्रयोग होगा, उसी का प्रयोग होगा। और यहाँ नई तकनीकी का प्रयोग होगा। तो इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस, इसको आप याद रखेंगे। आगे साथियों हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के बारे में तो यहाँ कितनी प्रकार की जो प्लानिंग पाई जाती है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 आप लिखें, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव प्लानिंग। और BS इम्परेटिव प्लानिंग। ये साथियों अनिवार्य योजना होती है, अनिवार्य योजना। और ये हमारी परिप्रेक्ष्य योजना, प्लानिंग यानी योजना। ठीक है साथियों, इसमें क्या होता है, 15 से 20 साल की योजना बनाई जाती है और इसमें केवल 1 साल की योजना बनाई जाती है। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। एक होती है इंडिकेटिव प्लानिंग, BS। सॉरी साथियों, यहाँ ये इम्परेटिव नहीं है, ये है एनुअल प्लानिंग, यानी कि वार्षिक योजना। वार्षिक योजना। ठीक है, और यहाँ हमारी इम्परेटिव होती है, इम्परेटिव प्लानिंग। ठीक है, यहाँ साथियों इंडिकेटिव में जो होता है ये सांकेतिक होती है, सांकेतिक, और ये अनिवार्य होती है। ठीक है, यहाँ निजी और सरकारी क्षेत्र मिलकर काम करता है, यानी साथ साथ काम करते हैं। और यहाँ सब कुछ सरकारी क्षेत्र में होता है, यानी गवर्नमेंट होती है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। साथियों आगे की जो प्लानिंग है हम अगली क्लास में बताएंगे, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दूसरी क्लास होगी। तो ये क्लास आपको हमारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।